विद्यार्थियों, आज हम आपको टेंस के बारे में बताएंगे। टेंस क्या है, व्हाट इज टेंस। टेंस क्या है? जिस कार्य को करने पर कार्य के होने के समय का पता चले उसे टेंस कहते हैं। अब अंग्रेजी में आइए। द कंसेप्ट ऑफ टेंस, टेंस की अवधारणा इन इंग्लिश जो अंग्रेजी में होती है, इज ए मेथड, वह एक ऐसी विधि है, एक ऐसा तरीका है, दैट वी यूज टू रेफर टू टाइम, जिसका हम प्रयोग समय बतलाने के लिए करते हैं, समय का उल्लेख करने के लिए करते हैं। समय जैसे कि प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, वर्तमान, भूत और भविष्य। आइए आगे। एज पर दी स्टेटस, स्तर के अनुसार टेंसेज आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। टेंसों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो दे आर, वे हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस, जिसकी हिंदी है वर्तमान काल। दूसरा है पास्ट टेंस, जिसका हिंदी है भूतकाल। तीसरा है फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। ईच इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। प्रत्येक को 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो पहला भाग है प्रेजेंट टेंस। आइए प्रेजेंट टेंस के बारे में। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट, या इसको सिंपल टेंस भी कहते हैं। दूसरा है इसी का प्रेजेंट कंटिन्यूस, या कंटिन्यूस का ही नाम होता है प्रोग्रेसिव टेंस। तो तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो विद्यार्थियों, ये 4 हैं जो प्रेजेंट टेंस को 4 हिस्सों में बांटा गया है। जैसे कि ये वर्तमान काल को 4 भागों में बांटा गया है, तो भूतकाल को भी 4 भागों में बांटा गया है, और फ्यूचर टेंस को भी 4 भागों में बांटा गया है। तो ये कुल बन जाते हैं 12 भाग। तो टेंस के कुल भाग कितने? 12। आइए फिर से। तो सबसे पहला भाग है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो इसकी पहचान होती है हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ते हैं, ते हो, ता हूँ, ती है आदि आते हैं। एडवर्ब, अब ये ऐसे वाक्यों में एडवर्ब भी मदद करते हैं, क्योंकि एडवर्ब से ही परीक्षा में वाक्य पहचाना जाता है। और भी तरीके हैं पहचानने के, जैसे सर्वविदित तथ्य होते हैं, या जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, या जैसे खेल के मैदान से कोई विवरण है, कमेंट्री है, या समाचार पत्र के संबंध में है, या कोई व्यक्ति, जैसे किसी की सेवानिवृत्ति की जो तिथि होती है, निश्चित कार्य अवधि होती है, तो ऐसे समय के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। या कोई भी देश का नेता किसी देश की यात्रा करता है, तो उसके जो जाने की जो यात्रा होती है, उसका जो अंग्रेजी है वो हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में या इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। तो ये जो एडवर्ब है, ऑलवेज, डेली, ऑफन, सेल्डम, समटाइम्स, प्रोबेबली, invariably, every morning, every evening, every day, every week, every month, every year आदि। तो ये जो शब्द है एडवर्ब है, सारे के सारे समय बताने वाले शब्द हैं। तो इनका प्रयोग वाक्य के कर्ता के बाद, और कुछ ऐसे हैं जो कर्ता के तुरंत में प्रयोग किए जाते हैं, मुख्य फॉर्म से पहले, और बाकी जो है वो वाक्य के अंत में यूज किए जाते हैं। तो आते हैं आगे। चीफ वर्ब, जो मुख्य क्रिया है, क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। नहीं समझे तो V1 को कहते हैं, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का मतलब है वर्ब की पहली क्रिया। तो V1 भी इसको कहते हैं। V2 का मतलब सेकंड फॉर्म होता है, और V3 का मतलब होता है थर्ड फॉर्म। आइए अब आगे। प्लूरल वर्ब कैसे होता है और सिंगुलर वर्ब कैसे होता है, ये हम आपको बता दें। तो जब हम वर्ब की जो मूल रूप है वर्ब का, हम उसके साथ में कुछ भी नहीं जोड़ते हैं, तब तो वो प्लूरल वर्ब ही है। अगर हम उसके साथ में एस, ईएस या आईईएस जोड़ते हैं, तो वो सिंगुलर वर्ब बन जाता है। तो प्लूरल वर्ब का जो प्रयोग है वो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए करते हैं, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के लिए करते हैं। और सिंगुलर वर्ब का जो यूज है वो हम सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए करते हैं, सिंगुलर नाउन के लिए करते हैं, सिंगुलर प्रोनाउन के लिए करते हैं। जैसे ही, सी, इट, या कोई भी एक व्यक्ति का नाम के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, क्योंकि वो एक संख्या में होता है इसलिए। अब जैसे कि ये गोज है, तो गो है तो ईएस लगाया, इसमें हमने ईएस लगा करके इसको सिंगुलर किया। टेक का टैक्स किया, केवल एस जोड़ना पड़ा। कैरी का वाई को आई में बदलकर ईएस किया। और आगे ये पुश है, पुश का हमने क्या किया? ईएस जोड़कर सिंगुलर बनाया। लाफ का एस जोड़कर हमने इसको सिंगुलर किया। प्ले का एस लगाया गया, क्योंकि वाई से पहले स्वर है इसलिए हमने एस जोड़ा। अब ये रियलाइज है, यानी भरोसा करना, तो RELY होता है, तो वाई को हमने आई में बदलकर, क्योंकि उससे पहले व्यंजन था इसलिए आई में बदलकर ईएस किया गया। उसके बाद में रीच का रिचेज किया गया है। उसके बाद में एफिक्सेस किया गया है। पास अवे, यानी किसका निधन होना, पास अवे को पासेस अवे किया गया है। ये फर्स्ट फॉर्म है। अवे का कुछ नहीं होना है, आपको जोड़ना है तो पास के साथ में आप जोड़ेंगे, जैसे पासेस किया गया, अवे आगे चला गया।
सेंड का सेंड्स हो जाएगा सिंगुलर। आइए अब आगे चलते हैं। नोट, प्लूरल नाउन और प्रोनाउन के साथ प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है और सच है, जैसे कि प्लूरल जो प्रोनाउन है वो है आई, वी, यू, दे, ये प्रोनाउन पर्सनल है। उसके बाद में जो नाउन है जैसे बुक्स है, पीपल है, फैमिलीज है, पेरेंट्स है, चिल्ड्रन है, फ्रेंड्स है आदि, इनके साथ में हम वर्ब फर्स्ट का यूज करेंगे प्लूरल वर्ब का। ये प्लूरल है सबके सब। आगे नोट करके, सिंगुलर नाउन या सिंगुलर प्रोनाउन जो एक वचन वाले कहलाते हैं के साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि ऐसा इस प्रकार से देख लीजिए, ही, सी, इट, ये प्रोनाउन है ही है। राम ये नाउन हो गया, आपका प्रॉपर नाउन हो गया। आगे जैसे लता है, ये प्रॉपर नाउन है। ए बुक, ए पेन, इट्स आदि। तो ये सब के सब क्या है कि सिंगुलर है सब के सब। तो सिंगुलर, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। सिंगुलर वर्ब तभी बनेगी जब आप एस या ईएस या आईईएस जोड़ते हैं आवश्यकता अनुसार। ये नहीं कि मनमर्जी से आपने कुछ भी जोड़ दिया, ऐसा नहीं चलेगा। आगे हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया जो होती है डू और डज होती है। तो ही, सी, इट सिंगुलर के लिए आप डज का यूज करेंगे और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए जैसे आई, वी, यू, दे के लिए आप डू का यूज करेंगे। और डू डज का यूज तभी कर सकते हैं जब आपको वाक्य को प्रश्नवाचक में बनाना है या आप उसको नेगेटिव बनाना चाहते हैं, नकारात्मक में बदलना चाहते हैं, तभी आप इनका यूज करें। तो डू प्लूरल सब्जेक्ट के लिए तथा डज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए प्रयोग करते हैं। आगे नेगेटिव वर्ब, नेगेटिव कैसे बनाते हैं? डू के बाद में अगर आप नोट का यूज करते हैं तभी आपका वाक्य डू नॉट बनेगा, ये आपका शब्द डू नॉट बनेगा। डू नॉट, डू के पास में नोट लिखेंगे। नोट अकेला कभी नहीं आता वाक्य में, डू के बाद नोट लगाओगे। जिसका अब ये तो हुआ प्लूरल में। अब इसका संक्षिप्त रूप होता है डोंट होता है। डू के पास में नो एन लिख करके उसके बाद एपोस्ट्रॉफी डालें, उसके बाद टी लगा दें तो ये डोंट हो जाएगा, एब्रीविएशन हो जाएगा। उसके बाद में ये जैसे कि अब सिंगुलर के लिए हम क्या करते हैं, डज नॉट का यूज करते हैं नेगेटिव बनाने के लिए। जब डज नॉट का यूज करते हैं तो वर्ब के साथ में जो एस, एस, आई, एस जोड़ा पहले से होता है उसको हम हटा देते हैं, क्योंकि डज आने से वो हट जाते हैं। तो डज नॉट का संक्षिप्त रूप होता है डजंट, ध्यान रखिए। इंट्रोगेटिव के लिए अब वाक्य जो प्रश्नवाचक बनाना है हमको, तो क्या करना चाहिए, डू या डज जो भी वाक्य में है को कर्ता से पूर्व वर्ब की फॉर्म देख लें, आप डू या डज को निर्धारित कर लें और उसके बाद में क्या करेंगे, इन दोनों को डू या डज दोनों में से किसी एक को जैसा कि उसमें है जरूरत वर्ब के अनुसार, वर्ब को देख करके पहचान लीजिएगा कि डज लगना चाहिए, डू लगना चाहिए। तो कर्ता से पूर्व रख करके वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, जैसे ये लगाते हैं और वाक्य प्रश्नवाचक बना लेते हैं। अब हमारा जो स्ट्रक्चर है इस प्रकार से ये रहेगा। सब्जेक्ट सबसे पहले हम कर्ता में रखते हैं नाउन या प्रोनाउन को, इसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। पर एक बात ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट के स्थान पर नाउन या प्रोनाउन के साथ में कई बार क्या होता है कि 4-5 शब्द आ जाते हैं, तो सभी पापाजी नहीं होते, सभी मूल जो सभी सब्जेक्ट नहीं कहलाते कभी, तो सभी सब मूल वर्ड नहीं है, उसमें आपको रूट वर्ड कौन सा है उसके अनुसार आपको वर्ब लगाना होगा, तो रूट वर्ड को देखना पड़ेगा, सभी पापाजी नहीं है। तो उसके बाद में क्या करते हैं, वर्ब फर्स्ट का यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद में अगर शेष शब्द है तो उसको OW अर्थात अदर वर्ड उनको हम लिखते हैं, वो भी सीक्वेंस लिख लेते हैं। आगे एग्जाम्पल के लिए पहला वाक्य है, तो वह अपना कार्य सही समय पर करता है। ही डज, वह करता है। हिज वर्क, अपना कार्य किसका है, ही का ही है, तो अपना कार्य करता है। राइट ऑन टाइम, सही समय पर अपना कार्य करता है। आइए नेगेटिव में, ही डज नॉट डू, वह नहीं करता है। हिज वर्क, अपना काम। राइट ऑन टाइम, सही समय पर। अब नेगेटिव करने के लिए आप सोचते हैं कि डज, डू और डज, डू जैसे कि डू है, डू का सेकंड फॉर्म क्या होता है, डिड होता है, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन होता है। तो इसी तरह से ये वर्ब भी होते हैं, तो ये सहायक क्रिया के रूप में भी हम इसका यूज करते हैं। अब यहाँ ये मुख्य वर्ब के रूप में यूज हुआ है डज, इसलिए यहाँ आप ऐसे देख रहे हैं। अब उसके बाद में हमें इसको नेगेटिव बनाना पड़ा, तो डज तो हमें सहायक क्रिया के रूप में हमने लिया है पहले, जैसा कि आपको मैंने बताया आगे, और अब नोट लगा करके उसके बाद में डू आ गया, तो डू मेन वर्ब हो गया आपका जो चीफ वर्ब है, उसके बाद ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। तो इस प्रकार से ये वाक्य नेगेटिव बन गया। अब उसके बाद में क्वेश्चन, वाक्य को प्रश्नवाचक बनाना चाहते हैं तो सहायक क्रिया को आपको सब्जेक्ट से पहले रखना होगा। तो ये ऐसे जो सहायक क्रिया से जो वाक्य प्रश्नवाचक बनते हैं, यस नो वाले बनते हैं, आपका इसका जवाब जो उत्तर है ना जो इसका, तो वो आपको यस या नो में मिलना होता है। आपको पूरा उत्तर चाहिए होता है तो आप वाट से WH फैमिली से आप क्वेश्चन कीजिएगा, तभी आपको पूरा उत्तर उसका मिल पाएगा। ऐसे डज या डू से जो क्वेश्चन बनते हैं उसका उत्तर हमेशा यस नो में मिलेगा। यस नो भी अपने आप में एक वाक्य होता है। आइए आगे देखते हैं। डज ही डू हिज वर्क, क्या वह अपना कार्य करता है। राइट ऑन टाइम, सही समय पर, और अंत में ये आपको इंट्रोगेटिव मार्क यूज करना है।
और डज ही नॉट, अब ये इंट्रोनेगेटिव वाक्य है, ये इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस, डज ही नॉट डू हिज वर्क राइट ऑन टाइम, क्या वह अपना कार्य सही समय पर नहीं करता है। तो क्या होने के साथ साथ इसमें नहीं वाला शब्द भी है, दोनों बातें इसमें, इंट्रोनेगेटिव उसको कहते हैं, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। अगला वाक्य है वह हमें अंग्रेजी पढ़ाती है, तो पढ़ाती है यहां से पता चला कि ये सी है, ही नहीं है, सी टीचेज अस, वह हमें पढ़ाती है इंग्लिश, अंग्रेजी पढ़ाती है। तो विद्यार्थियों ये अस जो है इंग्लिश है, ये दोनों ही ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। पहचान कैसे होगी इनकी, पहचान ये है कि ये सजीव है और ये निर्जीव है, साफ है, ये इसमें जान होती है, इसमें जान नहीं होती, ये बेजान वस्तु होती है। तो जो चीज़ जानदार होती है उसको हम पहले लगाते हैं, जो बेजान वस्तु होती है उसको बाद में लगाते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्ट को पहले लिखते हैं, डायरेक्ट को बाद में लिखते हैं। अगर हम डायरेक्ट को पहले लिख देंगे और इनडायरेक्ट को बाद में लिखेंगे तो हमें टू लगानी पड़ेगी बीच में, इसलिए टू के से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट को पहले और डायरेक्ट को बाद में लिखते हैं, और ये सही नियम होता है। आगे, शी डज नॉट टीच अस इंग्लिश, वह हमें अंग्रेजी नहीं पढ़ाती है, डज नॉट टीच, नहीं पढ़ाती है। डज सी टीच अस इंग्लिश, क्या वह हमें अंग्रेजी पढ़ाती है, प्रश्नवाचक लगा दिया अंत में। अब इसके बाद आगे तीसरा सेंटेंस है वह सूर्य के चारों ओर घूमती है। अब वह कौन, पृथ्वी। तो पृथ्वी क्या है आप जानते हैं, इट से संबंधित होती है ये, तो इट मूव्स, मूव्स के स्थान पर आप गोज भी कर सकते हैं, गोज राउंड द सन। पृथ्वी जो है यानी वह जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो चक्कर लगाने का मतलब गोज राउंड द सन कर सकते हैं, मूव्स राउंड द सन कर सकते हैं, इसका मतलब सूर्य के चारों तरफ गोल जाता है, गोल जाने का मतलब घूमना। आगे, इट डज नॉट मूव राउंड द सन, ये सूर्य के चारों तरफ नहीं घूमती है। डज इट मूव राउंड द सन, क्या यह सूर्य के चारों तरफ घूमती है। अगला वाक्य चौथा, मैं चाय लेता हूँ, लेता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि उसको पीता नहीं, लेके रख लिया, ऐसा नहीं है, पीने के लिए लिया गया है। तो इसको समझना होगा, मैं चाय लेता हूँ तो पीने के लिए लेता हूँ, यानी मैं चाय पीता हूँ, इसका मतलब ये भी होता है। आई टेक टी, मैं चाय लेता हूँ, तो आई क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, टेक लेना की क्रिया है, ये फर्स्ट फॉर्म है, और ये क्या है, टी, टी मीनिंग चाय होता है, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ। यानी इससे आप वर्ब से जब व्हाट से क्वेश्चन करोगे तो आपका जो उत्तर मिलेगा, तो उत्तर मिल गया तो वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। अगर सही उत्तर नहीं मिल रहा है तो वो ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर आपका कुछ और कोई शब्द हो सकता है, आप क्वेश्चन करोगे तभी पता चलेगा। आगे, आई डू नॉट टेक टी, मैं चाय नहीं लेता हूँ, मैं चाय नहीं पीता हूँ। डू आई टेक टी, क्या मैं चाय लेता हूँ, क्या मैं चाय पीता हूँ। विद्यार्थियों ये जो क्वेश्चन मैंने डू आई टेक टी, क्या मैं चाय लेता हूँ, ऐसा ये प्रश्न मैंने टेंस की सार्थकता को सिद्ध करने के लिए बनाया है। अन्यथा मैं अगर मान लीजिए जैसे कि क्वेश्चन कैसे कितने प्रकार के बनते हैं, 3 प्रकार से बनते हैं, एक तो साइक्रिया से बनने वाले, डूडस से बनने वाले, साइक्रिया से बनने वाले प्रश्न होते हैं, और एक डब्ल्यूएस वाले शब्दों से बनने वाले क्वेश्चन होते हैं, और तीसरा ग्रेड होता है इनका टैग क्वेश्चन वाला, यानी टैग क्वेश्चन जो वाक्य के सकारात्मक वाक्य के अंदर में नेगेटिव टैग जोड़ते हैं और नेगेटिव वाक्य के अंदर में पॉजिटिव टैग जोड़ते हैं, ऐसा होता है वो भी, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। अब आई और भी जो होता है क्वेश्चन में, आई और भी आता है तो उसको हम प्रश्न बनाते समय यू में चेंज कर देते हैं, और इसके तमाम जो सहायता जो इसके साथ वाले जो फॉर्म्स है वो सब चेंज हो जाते हैं, जैसे आई, माई, मी ऐसे है, जैसे उसको हम यू, योर ऐसे उसको चेंज कर देते हैं। तो आई वी को यू में चेंज कर देते हैं और यू वालों को हम आई वी में आवश्यकता के अनुसार जरूरत जैसे होती है वैसे हम चेंज कर लेते हैं। तो उस तरह से इसको बनाया जाता है। लेकिन यहाँ जो आप आई देख रहे हो, डू आई टेक टी, मैं क्या मैं चाय लेता हूँ, कभी व्यक्ति खुद से क्वेश्चन नहीं करता, लेकिन टेंस की सार्थकता को सिद्ध करने के लिए मैंने ऐसा किया है, ध्यान रखें। 5वां सेंटेंस है हम अंग्रेजी साथ साथ पढ़ते हैं, वी स्टडी, हम पढ़ते हैं, वी स्टडी इंग्लिश, हम अंग्रेजी पढ़ते हैं, टुगेदर, साथ साथ, वी स्टडी इंग्लिश टुगेदर, हम अंग्रेजी साथ साथ पढ़ते हैं। हम अंग्रेजी साथ साथ नहीं पढ़ते हैं, वी डू नॉट स्टडी इंग्लिश टुगेदर, हम अंग्रेजी साथ साथ नहीं पढ़ते हैं। क्या हम अंग्रेजी साथ साथ पढ़ते हैं, डू वी स्टडी इंग्लिश, क्या हम अंग्रेजी पढ़ते हैं, टुगेदर, साथ साथ। 6वां सेंटेंस है विद्यार्थियों, उसके पिता 10 जून 2020 को सेवानिवृत्त हो जाएंगे, सेवा से मुक्त हो जाएंगे। कहने का मतलब जब इसकी तारीख जो तय हो जाती है, जब दिनांक तय हो जाता है किसी व्यक्ति के, जैसे रिटायरमेंट की तारीख आ जाती है, तो वो टाइम टेबल उसका निश्चित होता है, उस दिन उसको रिटायरमेंट होना ही पड़ता है। तो इसका जो टेंस है वो प्रेजेंट सिंपल रहेगा। हालांकि इसमें जाएंगे ऐसा लिखा है, हो जाएंगे, यहाँ आपको सेलविल लगता होगा, लेकिन सेलविल करना नहीं है, क्योंकि ये तारीख नियत से जो नियत टाइम होता है, नियत समय होता है, उसके लिए हम प्रेजेंट सिंपल का ही यूज करते हैं। ये आपको मैंने पहले भी बताया है और आप पूरा ध्यान रखें। हिज फादर रिटायर्स, उसके पिताजी सेवानिवृत्त हो जाएंगे। अब यहाँ सेवानिवृत्त हो जाते हैं ऐसा लिखा गया है, लेकिन हो जाएंगे ये समझना पड़ेगा, क्योंकि ये
दिनांक निश्चित होता है। जैसे परीक्षा का कार्यक्रम होता है, वो टाइम टेबल हम पहले से ही तैयार कर लेते हैं या बोर्ड के द्वारा जारी हो जाता है, तो उसमें हम संशोधन नहीं करते हैं, जैसा वो टाइम टेबल बन गया उसको हम लागू कर देते हैं। तो ऐसा है कि वो पहले से तय हो गया, तो उसका टेंस जो होता है वो प्रेजेंट सिंपल होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। हिज फादर रिटायर्स ऑन जून 10, 2020। 20 जून यानी देखिए 10 जून 2020 को उसके पिताजी सेवा से मुक्त हो जाएंगे। अगला है हिज फादर डज नॉट या डजंट, इसको संक्षिप्त किया गया है। हिज फादर डजंट रिटायर ऑन जून 10, 2020। उसके पिताजी 10 जून 2020 को सेवा से निवृत्त नहीं होंगे। ये नेगेटिव बनाया गया है, आपको समझाने के लिए नेगेटिव किया है। अब यही वाक्य मैंने क्वेश्चन में किए बदला है आपको समझाने के लिए। डज हिज फादर रिटायर ऑन जून 10, 2020। क्या उसके पिताजी 10 जून 2020 को सेवा से मुक्त हो जाएंगे? तो विद्यार्थियों यहाँ समझने की ये है कि किसी भी दिनांक को लिखने से पहले हमने किसका यूज़ किया? ऑन का यूज़ किया है, तो ध्यान रखें। और एक जब आप डज का प्रयोग करते हैं तो वर्ब के साथ में जो पहले से पॉजिटिव सेंटेंस में, जैसे कि इसमें एस लगा हुआ है, तो आप इसके अंदर से एस या ईएस को हटा दें, ध्यान रखें, क्योंकि डज आ गया तो इसका एस ईएस की आवश्यकता नहीं होती। अगला सेंटेंस है अंतिम, वह तुम्हें कहानियां सुनाती है। कहानियां बताती है तो सुनाई तो दे देगा, हम तो ये तो नहीं कोई ज्ञान गाने से बहरा तो है नहीं, साफ है। तो सी टेल्स, वह बताती है यानी सुनाती है, समझना ये है, बताएगी बोलेगी तो सुन तो अपने आप ही जाएगा, कान तो बंद तो है नहीं। तो सी टेल्स यू स्टोरीज, वह आपको कहानियां बताती है यानी सुनाती है। अब देखना है नेगेटिव में, सी डज नॉट टेल यू स्टोरीज। देखिए अब डज लग गया तो यहाँ से टेल एस हट गया यहाँ से। सी डज नॉट टेल यू स्टोरीज, वह आपको कहानियां नहीं सुनाती है, नहीं बताती है। अगला है तीसरा, डज सी टेल यू स्टोरीज, क्या वह आपको कहानियां सुनाती है? डज सी नॉट टेल यू स्टोरीज, क्या वह आपको कहानियां नहीं सुनाती है? तो इसके एक वाक्य के 4 वाक्य बनते हैं। तो पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव और चौथा इंट्रोनेगेटिव। इस प्रकार से टेंसों को समझना होता है विद्यार्थियों। अगर आपको कुछ और भी समझना होता है तो